हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अनुराग। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, थंबनेल लगा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसलिए नहीं कि इससे क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में ही आएंगे। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कैसे बना। तो आज हम इस सेशन को पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनुराग झा, कैसे हमारा संविधान बना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इमेजेस हैं, जो आप राइट साइड में देख सकते हैं, थंबनेल में लगा हुआ है। सॉरी इंटरप्ट के लिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 1 सेकेंड गाइज, इसलिए आई इरेज इट। देन हम आगे चलेंगे। चलिए, पीपीटी बनाते वक्त ये हो गया होगा गाइज, जस्ट सेकेंड आप वेट करें। सॉरी वेट कराने के लिए आपको। चलिए आगे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट साइड में आपका इमेज है, ये जवाहरलाल नेहरू साहब खड़े हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इमेजेस है। ये हमारे चैनल का लोगो है। ये हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अपडेट के बारे में पता चलता रहेगा। दोस्तों, समय ना खराब करते हुए सीधे हम आज के सेशन पे चलते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे चैनल का लोगो आज से आपको दिखाई देगा हर एक पीपीटी पे। फर्स्ट पीपीटी पे नहीं था, लेकिन कल का पीपीटी अपलोड नहीं है, आज कर दी जाएगी, उस पर भी आपको लोगो नजर आएगा। तो आप लोग बताइए कैसा है लोगो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It was in 1934 that the idea of a constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. पहली बार, फर्स्ट टाइम, M.N. रॉय साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड किया था। कब? 1934 में। आप याद रखें फ्रेंड्स, 1934 में M.N. रॉय साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए फर्स्ट टाइम डिमांड किया था। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, आप इसे याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। 1935 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1934 में M.N. रॉय साहब ने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1935, उसके ठीक एक साल के बाद आईएनसी ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1938, Jawaharlal Nehru on behalf of the INC declared that the constituent for free India must be framed. 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी के तरफ से, बिहाफ ऑफ आईएनसी के तरफ से, कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर फ्री इंडिया को फ्रेम करेंगे विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस से। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्री इंडिया को हम बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे तो सही, पर बिना किसी बाहरी के मदद के। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगा वो इलेक्शन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, कंफ्यूजन रहता है एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। जो भी व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा का होगा वो वोट कर पाएगा, उसे ही एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, आप फिलहाल इतना समझिए, जो 18 ईयर से अबव वाले व्यक्ति वोट कर सकेंगे उसे ही हम एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। The demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940. जो डिमांड 1938 में आईएनसी ने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। अगस्त ऑफर के तहत, हाँ लिखा हुआ स्लाइड में, को पीपीटी दे जाएगी। 1940 में अगस्त ऑफर आया था, उसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए आईएनसी ने डिमांड किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। इन 1942 सर स्टेफन क्रिप्स, जो मेंबर थे कहाँ के, ब्रिटेन के कैबिनेट के, ब्रिटेन में जो कैबिनेट था उसके ये मेंबर थे, ये भारत आए ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर।
1942 में सर स्टेफन क्रिप्स साहब जो कैबिनेट के मेंबर थे ब्रिटेन में, वो इंडिया आए ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें, पर उसे हम अडॉप्ट करेंगे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, क्योंकि उस समय देश में वर्ल्ड वार हो रहा है और युद्ध में तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना मुश्किल होगी, तो हम इसे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इसे अडॉप्ट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्रिप्स साहब के प्रपोजल का क्या हुआ। तो क्रिप्स प्रपोजल वेयर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। क्रिप्स साहब का जो प्रपोजल था उसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। ये मुस्लिम लीग वही है जिन्ना साहब वाला। which wanted India to be divided into two autonomous state। क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया दो ऑटोनोमस स्टेट में बट जाए, विथ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये चाहते थे कि हमें दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिले, इंडिया और पाकिस्तान, जो बाद में बना भी हम देखेंगे कैसे बना। पूरे सेशन को हमें बढ़िया से डील करना है। तो आगे देखते हैं। फाइनली एक कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया, और फाइनली एक कैबिनेट मिशन को सेंड किया गया भारत में। स्टेफन क्रिप्स साहब से काम नहीं बना तो दूसरी मिशन को भेजा गया भारत में। वाइल इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो जिन्ना साहब जो जिद कर रहे थे, जो हमें टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, उसे कैबिनेट मिशन ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं हो सकती है। उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और आगे हम देखते हैं क्या हुआ। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, इस बात को आप याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में एसएससी वगैरह में डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें और रिवाइज करें, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा किसी चीज़ को पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज करें, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटी इतना काफ़ी है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, और यहाँ भी एमसीक्यू कराया जा रहा है आप लोगों को। आप बस विश्वास रखें हम पे और खुद पे, इससे ज़्यादा इंडियन पॉलिटी नहीं है। और एम लक्ष्मीकांत में तो एक वर्ड भी नहीं छोड़ा जाएगा, वर्ड बाय वर्ड यही इस सेशन का उद्देश्य है, उसे पूरा किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे फीचर ऑफ द स्कीम वेयर। तो आइए फीचर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टोटल जो स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ जितना भी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वह 389 था। कितना था स्ट्रेंथ? 389। आप याद रखें स्टूडेंट्स, काफ़ी बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, और हमें पता होना चाहिए, इसलिए याद रखें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ 389 था। मैं एक बार और बता दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ दिस 296 सीट्स वेयर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया। उसमें से 296 सीट, 296 सीट जो था अलॉट किया गया था ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स टू प्रिंसली स्टेट। 296 ब्रिटिश इंडिया को और 93 प्रिंसली स्टेट को। आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 members were to be drawn from the 11 governor province and 4 from the 4 chief commissioner province and 1 from each। आइए इसका मतलब देखते हैं। 296 सीट जो ब्रिटिश इंडिया को प्रोवाइड किया गया था, अलॉट किया गया, ठीक है, आप अलॉट ही यूज करेंगे सब। उसमें से 292 मेंबर जो थे वो थे 11 गवर्नर प्रोविंस से। जो ब्रिटिश इंडिया का 11 गवर्नर का जो प्रोविंस था, वहाँ से 292 सीट को दिया गया था, और 4 सीट जो बता वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से दिया गया था, 1 फ्रॉम ईच। मतलब 4 यहाँ हो गया, 4 4 कमिश्नर, और 292 11 गवर्नर प्रोविंस से दिया गया था। काफ़ी इस स्लाइड में सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। लगभग में हेडलाइन किया गया है, आप इससे हल्के में मत लें, बार बार इसका रिवाइज करें। पीडीएफ दिया जाता है, इसका आप बार बार देखें। काफ़ी बार एग्जाम में इसे पूछा जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, और ये आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। Each province and princely state or group of the state in case of a small state were to be allotted seat in proportion to their respective population। जो सीट अलॉट किए गए थे वो
पॉपुलेशन के आधार पे किए गए थे। मान लीजिए किसी एरिया में 10 लोग रहते हैं, या 100, 10 नहीं 100 मान लेते हैं, किसी में 50 मान लीजिए, 2 एरिया है, तो 100 वाले को 2 सीट दिए, एग्जाम्पल है बस, आप इसे एग्जाम्पल के रूप में ले, और 50 वाले को 1 दिए। तो यहाँ लिखा हुआ भी है पीडीएफ में, प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स दिया जा रहा था। रफली 1 सीट वेर अलॉटेड टू 1 मिलियन पॉपुलेशन। 1 सीट जो है 1 मिलियन पॉपुलेशन के आधार पे दिया जाता है। 1 मिलियन में कितना होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट जो है, सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी। जो सीट्स जो एलोकेट किए गए थे, जो सीट दिए गए थे ब्रिटिश प्रोविंस को, उसे डिवाइड किया गया था 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख और जनरल, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। मुस्लिम और सिख को छोड़ के, ये 3 को दिया गया था ना, मुस्लिम, सिख्स और जनरल, तो मुस्लिम और सिख को छोड़ के सबको पॉपुलेशन के आधार पे, मैंने आपको बताया ऊपर भी, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन के आधार पे सीट दिया गया था। 50-100 का एग्जांपल लेके मैं आपको बता चुका हूँ, स्लाइड को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, और फिर भी आपको डाउट है आप मुझे बताएं। पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स को दिया गया था, मुस्लिम और सिख को छोड़ के। ठीक है। The representatives of each community were to be elected by members of that community in provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote। आइए इसे समझते हैं काफी लेमन लैंग्वेज में। जो भी सीट्स जो एलोकेट किए गए थे, तो जो भी सीट, जिस भी सीट्स पे इलेक्शन होने वाले थे, उस इलेक्शन का मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये प्रेसिडेंट के चुनाव में भी होता है, हम इसे प्रेसिडेंट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। फिर भी मान लीजिए 2 कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इन 2 कैंडिडेट को वोट डालना है, मान लीजिए 3 को वोट डालना है। तो ये फर्स्ट कैंडिडेट गया और इसमें प्रेफरेंस चलता है। इन्होंने कहा कि मैं ए को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ बी से, तो बी इसका ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, इसका 1 वोट एक तरह से काउंट हो। फिर सेकेंड कैंडिडेट आया, इसने बोला मैं बी को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ ए से, मैं प्रेफरेंस इसको ज़्यादा दे रहा हूँ, तो इसका काउंट हो जाएगा। तो अब टाई हो गया दोनों के बीच में। अब थर्ड आया, उसने कहा मैं ए को ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, ये जीत गया। यही होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जब 2 लोग किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में खड़े हों, जब पर्टिकुलर जनता उन्हें वोट करेगी तो प्रेफरेंस करेगी। ऐसा नहीं अभी जैसे कि अभी का इलेक्शन है, तो क्या होता है, अभी हम लोग जाते हैं पर्टिकुलर एक जो भी किसी पार्टी को देना होता है उसे दे देते हैं, बाकी हो गया। लेकिन इसमें वो नहीं करना, इसमें प्रेफरेंस चलता है, मैं फर्स्ट पे इन्हें देखना चाहता हूँ और सेकेंड पे इन्हें। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है। काफ़ी इमेज खराब हो गई है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ एक बार स्क्रीन को, फिर आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वापस समझा दूंगा आपको कल के सेशन में। वैसे हम इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को जो वोटिंग मेथड है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसे हम प्रेसिडेंट के चुनाव में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट थे, राजा रजवाड़े के थे, उन्हें नॉमिनेट किया गया। प्रिंसली स्टेट के जो भी हेड थे, जो भी किंग था, मोनार्क था उस समय का, उसे उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया। वो इलेक्शन में वोटिंग के तहत नहीं, नॉमिनेशन के तहत गए थे। ठीक है, इसको आगे भी इसका क्रिटिसाइज भी होगा, हम उसे भी देखेंगे। It is thus clear that the Constituent Assembly were to be partly elected and partly nominated body। मैंने आपको पहले भी बताया, जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें कौन नॉमिनेट कर रहा था, वहाँ का मोनार्क, जो वहाँ का राजा था, उसे वो नॉमिनेट कर रहा था। तो पार्टली ये नॉमिनेटेड बॉडी थी और पार्टली elected body थी। Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of provincial assemblies। और members कुछ indirectly elected हो रहे थे प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा भी। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। द इलेक्शन टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर
6 seats allotted to the British Indian provinces were held in July-August 1946. इलेक्शन जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 296 सीट पे जो ब्रिटिश इंडिया को इंडियन प्रोविंस को अलॉट हुए थे, उनका अब इलेक्शन होने वाला था जुलाई और अगस्त 1946 में, जिसका रिजल्ट अब आया। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीता, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीता, एंड द स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट गोट द रिमेनिंग 15 सीट। और ये जो स्मॉल ग्रुप्स थे, इंडिपेंडेंट्स थे, निर्दलीय जिसे हम कहते हैं, वो 15 सीट जीते। However, the 93 सीट allotted to the princely estate, ये नॉमिनेटेड ही थे, आपको बताया गया था। जो 93 सीट है वो अलॉट किया गया प्रिंसली एस्टेट को, were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। लेकिन इन लोगों ने कहा कि अभी हम सोच के बताएंगे, अभी हम स्टे अवे रहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। इन्होंने सोचा कि हमारा इरादा सही चलेगा, पर ऐसा तो चलना नहीं था, हमें डेमोक्रेसी लाना था। कैसे कैसे किया हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। 93 सीट्स उन्हें अलॉट किया गया और वो अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से स्टे अवे रहने के बारे में सोचा। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchisee। adult franchisee मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, जो भी व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा का होगा वो वोट डाल सकता है, उससे हम एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। आप काफ़ी लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आप काफ़ी ध्यान रखें, ये सब काफ़ी कॉमन टर्म है, पूछ लिए जाते हैं और बच्चे नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपको बताना है। ऑल्दो मैं आपको ये बता चुका हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था पीपुल के द्वारा। द असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक तबके, भारत के हर एक तबके के सोसाइटी जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी सेक्शन थे भारत के, इसमें मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी ऐसा नहीं था जो मौजूद नहीं हो। SC, ST, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, वुमेन, ऑल दीज एक्सेप्ट एक व्यक्ति को छोड़ के, दैट इज महात्मा गांधी। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये सारे कम्युनिटी तो प्रेजेंट थे, इंडियन सोसाइटी के सभी सेक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट थे, पर महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट नहीं थे। पिछले साल BPSC का भी क्वेश्चन था, लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चलिए देखते हैं वर्किंग कैसे किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। ध्यान रखिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मुस्लिम लीग ने इसे बाइकआउट कर दिया, वो इलेक्शन लड़ी थी, आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इलेक्शन लड़ा था। और कितना सीट जीता था आप बताइए, मैं पीछे स्लाइड में आपको बता के आ चुका हूँ, वरना मैं आपको कल बताऊंगा। और ये ओरल क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हमारी टीम आपको चेक करेगी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने सेपरेट रहने का सोचा और उन्हें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, ऐसा वो डिमांड कर रहे थे। तो द मीटिंग वाज थस अटेंड किया गया इस मीटिंग को 211 मेंबर के द्वारा। और सच्चिदानंद सिन्हा, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे और इन्हें इलेक्ट किया गया टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ने टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। और ऐसा कहाँ से हमने लेते हैं, ये टेम्प्रोरी वर्ड ये सब फ्रेंच में होता है, ठीक है। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उसके बाद राजेंद्र बाबू, तो राजेंद्र प्रसाद थे डॉक्टर, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं ये, इन्हें जो है सो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, आप ध्यान रखिए इस बात को। सिमिलरली बोथ SC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य वेर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे SC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचार्य। इन्हें इलेक्ट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इन दोनों का नाम आप ध्यान रखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसमें क्या था। ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लाया। मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लाया 13 दिसंबर 1946 को।
इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये जो था ये फंडामेंटल्स था और फिलोसफी था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का। इट रीड, इसको पढ़ा गया जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा। आप इसे ध्यान दें, ये वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप इसे आराम आराम से सुने, इसे रटना नहीं है, आराम आराम से आप 2-3 बार इस लेक्चर को सुनेंगे, आपको खुद मेमोराइज हो जाएगा। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर इट्स फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर किया फॉर्म और सोलम किया रिजॉल्व करने का, प्रोक्लेम्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ठीक है, एंड टू ड्रॉ अप हर फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। अगला पॉइंट है, वेयर इन द टेरिटरी that now comprises British India, the territory that now from the Indian state and such other parts of India are outside India, and the state as well as other territory are willing to construct in the independent sovereign India। जो भी उस समय में ब्रिटिश का, इसमें कहा गया है जो भी उस समय ब्रिटिश का टेरिटरी था वो अब इंडिया का टेरिटरी हो गया है और इंडिया के सॉवरन में वो आ गया है, अब वो इंडिया का ही सॉवरन बॉडी हो गया है, ठीक है। और वो यहाँ पे देखिए मेंशन भी है और हाईलाइट भी है, इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया। अगला पॉइंट देखते हैं, वेयर इन द सेट टेरिटरी वेदर with their present boundaries or with such other as may be determined by the constituent assembly। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो प्रेजेंट बाउंड्रीज था भारत का उसे constituent assembly के द्वारा डिक्लेयर किया गया, and thereafter according to the law of the other constitution shall possess and retain the status of autonomous unit together। और कहा गया जो भी लॉ था कॉन्स्टिट्यूशन का उस समय में उसके तहत इसे ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया, with residuary power and exercise all power and function of government and administration save and except such power and function are as vested in assigned to the union or as are inherent or implied in the union resulting their form and। इसका मतलब है जो भी रेसिडरी पावर और फंक्शन जो भी एक्सरसाइज थे और पावर और फंक्शन जो भी थे गवर्नमेंट के उसे सेव किया जाएगा। इसमें बस इतना ही लिखा था और हमने इस बात को समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। Where all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organ of government are derived from the people। जो भी ऑल, यहाँ देखिए लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, ऑल पावर और अथॉरिटी जो सॉवरन इंडिपेंडेंट इंडिया का है वो आया है कहाँ से? पीपुल से, ठीक है। अगला देखते हैं, वेयर इन शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर टू द ऑल पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी स्टेटस ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vacation, association and action subject to law and public morality। ये सब देने की बात की गई, गारंटी ली गई इस तमाम चीज़ों की, सोशल इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आप आज भी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ वर्शिप भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ थॉट आज भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, आप इसे ध्यान से देखें। wherein adequate safeguard shall be provided for minorities, backward and tribal areas। और एडुकेट से एक सेफगार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी बैकवर्ड सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, जो भी ट्राइबल एरिया है और जो भी डिप्रेस क्लासेज हैं और जो भी अब देख रहे हैं जो भी डिप्रेस क्लासेज हैं, सॉरी बैकवर्ड क्लासेज हैं और डिप्रेस क्लासेज हैं, उनके लिए हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। ट्राइबल एरिया के लिए भी हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसे एसटी कहते हैं, उसी बात को लिखा गया है, आज भी है ऐसा। वेयर शैल बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरेन राइट ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। ये समझते हैं क्या लिखा हुआ था, ये हम मेंटेन करके रखेंगे इंटीग्रिटी को, जो भी हमारा इंटीग्रिटी है उसे हम अखंडता को बना के रखेंगे। टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड सॉवरेन राइट ऑफ लैंड, सी और एयर, मतलब आप समझ गए होंगे, लैंड ज़मीन पे, सी पानी में और एयर हवा में, हम इंटीग्रिटी को बना के रखेंगे। और ऐसी बात यहाँ कही गई है और बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है, हमें इस बात को मानना चाहिए, हमें इंटीग्रिटी बना के रखना चाहिए। दिस एंशिएंट लैंड
attains its rightful and honored place in the world and makes its full willing contribution to promotion of world peace। और हम जो है सो वर्ल्ड पीस के हिसाब से उभर के आए भी, जैसा कि इस राइट में लिखा हुआ है। जो ये एंशियंट लैंड है अटेंड किया राइटफुल ऑनर्ड प्लेस वर्ल्ड, और इन्होंने प्रमोशन फॉर वर्ल्ड पीस के लिए, ऐसा कि हम उभर के आए भी। आप ध्यान से पढ़ें इस लाइन को, मैं समझा चुका हूँ इसे। इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। आप इस डेट को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट। गाइस काफ़ी बार रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बताएं अगर प्रॉब्लम हो तो फिर दिखा देगा। चलिए आगे देखते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो प्रिंसली स्टेट पहले स्टे अवे रहना चाहती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ग्रेजुअली वो ज्वाइन कर ली 28 अप्रैल 1947 को। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट वेयर पार्ट ऑफ द असेंबली, और 6 स्टेट जो है सो पार्ट बन गई 28 अप्रैल 1947 को। आफ्टर द एक्सेप्टेशन ऑफ द माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। माउंटबेटन साहब का जो प्लान आया था, जिसे हमने कल पढ़ा था, जिन भी बच्चों ने उस सेशन को अटेंड नहीं किया है उस सेशन को अटेंड करें। माउंटबेटन साहब का जो प्लान आया था 3 जून 1947 को, उसके तहत दोनों कंट्री ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर दिया। द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो इंटर्ड इन द असेंबली। जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो इंडियन डोमिनियन में इंटर किए असेंबली में। और जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसमें 3 चेंजेस किए गए। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस थे। पहला चेंजेस था असेंबली वाज मेड ए फुल्ली सॉवरन बॉडी व्हिच कुड बी फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू बी अपग्रेडेड और अल्टर और लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। ये एक फुल्ली सॉवरन बॉडी थी जो किसी के दबाव में आके काम नहीं कर रही थी, किसी के, ये फुल्ली सॉवरन बॉडी थी। चलिए आगे देखते हैं। द असेंबली ऑल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। ये जो असेंबली थी ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, चलिए आगे हम देखते हैं। 2 सेपरेट फंक्शन वेयर असाइंड टू द असेंबली। ये असेंबली 2 सेपरेट फंक्शन को कर रही थी। डेट इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, जो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी फ्री इंडिया के लिए, और ये एनेक्ट कर रही थी ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। ये 2 काम कर रही थी, इसलिए ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी। ये जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल थी, ये 2 वर्क कर रही थी। पहला ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया को बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये 2 वर्क कर रही थी। पहला ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया फ्री इंडिया बना रही थी, और दूसरा ये ऑर्डिनरी लॉ जो था कंट्री का उसे ये बना रही थी, ठीक है। एक बार इस बात को हम और समझ लेते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी। ये 2 काम कर रही थी, 2 सेपरेट फंक्शन को कर रही थी। पहला ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी फ्री इंडिया के लिए, और दूसरा ये ऑर्डिनरी लॉ बना रही थी इस कंट्री के लिए, ठीक है। These 2 tasks were to be performed on the separate days, और ये दोनों टास्क को सेपरेट डेज में परफॉर्म करती थी। Thus the assembly became the first parliament for free India, और ये जो असेंबली थी यही फर्स्ट पार्लियामेंट बनी भारत का। Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसे चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये प्रथम प्रेसिडेंट भी थे हमारे भारत के, आप लोगों को भी पता है ये बात, सभी स्टूडेंट्स को पता होंगे। एंड व्हेन इट मेट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर बाय जीवी मालवेकर। दीज 2 फंक्शन कंटिन्यू टिल 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक ये फंक्शन चला। ये दोनों फंक्शन कंटिन्यू रहा। एंड द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर, जब टास्क ओवर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, ठीक है। इसे सिंपल में बस यही कहा गया है, जब ये बॉडी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जो 2 तरह के फंक्शन को अटेंड कर रही थी, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह काम कर रही थी तब इसे चेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी, फंक्शन करती थी, तो इसे चेयर जीवी मालवाड़कर साहब कहते थे, ठीक है।
आगे देखते हैं। द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरिया 7 इंक्लूडेड इन पाकिस्तान विथ ड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो 7 एरिया को लेकर के इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो चले गए यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ के। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम डाउन 299 एज अगेंस्ट 389। जो ओरिजिनली 389 था वो 299 ही बचा। ऑफ स्ट्रेंथ 299 ही सीट्स बचा क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान चले गए इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इस बात को कहा गया। The extent of the Indian province, formerly British province, was reduced from 296 to 229, and those of the princely state from 93 to 70। कहा गया स्ट्रेंथ जो था इंडियन प्रोविंस का, जो पहले ब्रिटिश प्रोविंस का था, वो रिड्यूस हो गया 296 से 229, 229 हो गया। 296 से 229 हो गया। जो पहले इंडियन प्रोविंस का जो स्ट्रेंथ था, जो पहले ब्रिटिश प्रोविंस था, वो 296 से 229 हो गया। एंड दोज ऑफ द प्रिंसली स्टेट फ्रॉम 92 टू 70। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट थे वो 93 से 70 हो गए। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन 31 दिसंबर 1947 इज शोन एज टेबल 2.4। इससे जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इस लाइन को मैं आपको समझाऊंगा काफी डिटेल में। चलिए आगे देखते हैं। अदर फंक्शन परफॉर्म, चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो अदर फंक्शन क्या परफॉर्म किया गया। इन एडिशन टू द मार्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, इसे हम देखेंगे। इट रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। इसने रेटिफाइड किया कॉमनवेल्थ को के मेंबरशिप को मई 1949 में। ठीक है। इट अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, हम काफ़ी बार पूछ लिया था, हमने हाईलाइट भी कर दिया है। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, आप याद रखेंगे इस डेट को। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया गया। और कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत राजेंद्र प्रसाद जो थे इलेक्ट किए गए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लीजिए ये तमाम पॉइंट्स। स्टार लगा दिया मैं इसमें। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट 11 सेशन, और 11 सेशन में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें लगे 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 दिन। 2 साल, सॉरी और फिर से लिख देता हूँ, 2 साल 11 महीना 11 मंथ्स और 18 डेज। इतना दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। 2 साल 11 महीना 18 दिन, आप ध्यान रखिए, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, जो हमने 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के अपना संविधान को बनाया। 60 कंट्री का संविधान को हमने पढ़ा, उसके बाद हमने अपना संविधान को बनाया। तभी तो हमारा संविधान सबसे बेस्ट संविधान है हमारा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड ड्राफ्ट वाज कंसीडर फॉर 114 डेज, और इसे ड्राफ्ट किया गया 114 दिन में। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना मैं इसे कल बताऊंगा। ठीक है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 64 लाख, और संविधान बनाने में टोटल खर्चा कितना आया, 64 लाख का। ऑन 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन हुआ, और 26 जनवरी को क्या हुआ था, आप लोग बताइए। हमारा संविधान इनेक्ट किया गया था। इट हाउएवर डिड नॉट एंड एंड continued as the provisional parliament of India from January 26, 1950 till from the formation of new parliament after the first general election in 1951 to 52। मतलब 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हमारा संविधान जो है पार्लियामेंट शुरू हो गया, संविधान इनेक्ट हो गया 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि हम सब जानते थे। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1951 से 1952। चलिए आगे देखते हैं।
तो गाइज आज हम यही वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका कल हम एक और सेशन लेके आएंगे, तो कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, उसके बाद अगला सेशन को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरफ सत्यमेव जयते इसे पूछा गया था कहाँ से लिया गया है। इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रखें, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये हमारे देश के सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटीज थे, महात्मा गांधी, आप ध्यान रखें, तो सबको पता ही है वैसे। चलिए एक छोटा सा परमिशन के साथ आज हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। दोस्तों, जैसा पता है कि आप देश में महामारी फैल चुकी है, तो बीट करना है हमें कोविड-19 को, बिल्कुल पूरा जड़ से खत्म कर देंगे। वॉश कीजिए, हैंड को फ्रिक्वेंटली यूज कीजिए, मास्क अवॉइड कीजिए, पब्लिक प्लेस को टेक कीजिए, विटामिन सी जितना ले सके उतना लीजिए, मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस को, ठीक है, और टीका लगवा लीजिए, ठीक है। बहुत सारे अफवाहें फैल रहे हैं पर उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप टीका लगाएं, कोई समस्या नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज है ये टीका। चलिए आज यही रखते हैं, मस्त रहे व्यस्त रहे।